नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और ये बताएंगे आपको ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में आज सबसे पहले बात करेंगे रील नहीं, रियल पिक्चर की, असली पिक्चर की, वो पिक्चर जो अभी बाकी है, क्योंकि ड्रग्स केस की इस पिक्चर में अब नई एंट्री हो गई है। वो नई एंट्री है एनसीबी हेडक्वार्टर की, वो टीम जो दिल्ली से आज मुंबई पहुंच गई और वो अब यही टीम आर्यन खान समेत उन तमाम 6 मामलों की जांच करेगी जिनकी जांच अब तक समीर वानखेड़े कर रहे थे। जो लोग कल तक समीर वानखेड़े को हटाए जाने से फूले नहीं समा रहे थे, आज वो हक्का बक्का है, क्योंकि आर्यन केस में ड्रग्स के इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच अब और तेज होगी। जी हां, इस पूरे मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन की वजह से इन 6 केसों की जांच एनसीबी हेडक्वार्टर टीम को सौंप दी गई है। जाहिर है एक बार फिर कई बड़े राज से पर्दा उठेगा, इसलिए समीर वानखेड़े अब कह रहे हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है। बात करेंगे वसूली गैंग की उस तिकड़ी की जिसके 2 किरदार अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन तीसरे की तलाश अभी भी जारी है, यानी परमवीर की। आज वसूली कांड के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात होगी, जो कुछ दिन पहले तक ईडी के एक समन का जवाब तक नहीं दे रहे थे। वो आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए। जहां उनकी दिवाली रिमांड में गुजरी, तो आज भैया दूज की रात जेल में बीतेगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया है। संभव है कि वो कुछ वक्त में ऑर्थर रोड जेल में हो। 1 नवंबर को 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को हिरासत में लिया था। एक तरफ देशमुख जेल पहुंचे तो दूसरी तरफ वसूली का वजीर सचिन वाजे की रिमांड भी कोर्ट ने बढ़ा दी है। वसूली कांड में अब तक सचिन वाजे तलोजा जेल में थे, लेकिन तलोजा जेल से सचिन वाजे की कस्टडी क्राइम ब्रांच ने ले ली है। 13 नवंबर तक के लिए उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब वसूली कांड के 2 किरदार सलाखों के पीछे हैं, लेकिन तीसरा किरदार यानी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह अब तक फरार है और पुलिस पूरी शिद्दत से परमवीर सिंह को तलाश रही है। ये भारत की बात है में तीसरी खबर होगी उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की, जिसमें अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतरने का फैसला कर लिया। सीएम योगी के इस दांव ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए तमाम सियासी योद्धा अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनावी दंगल में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनावी ताल ठोकने को तैयार है, सीट का चुनाव अब पार्टी को करना है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी हैं, जो यूपी के चुनाव से पहले पूरा दमखम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी दाल गलती नहीं दिख रही। मुमकिन है इसी वजह से अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो प्रियंका और मायावती अब तक खामोश हैं। कुल मिलाकर यूपी के दंगल में योगी के उतरने से विरोधियों की टेंशन बढ़ गई। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कल दिन भर समीर वानखेड़े पर चर्चा होती रही, आज भी समीर वानखेड़े रहेंगे या जाएंगे, लेकिन इस सब के बीच समीर वानखेड़े ने बहुत बड़ी बात कही। वानखेड़े ने कहा पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हां, समीर वानखेड़े से पहले बहुत सी सियासी पार्टियां यह कह चुकी थी कि पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन समीर वानखेड़े ने अब बड़ी बात कही कि नेताओं की पिक्चरें तो खत्म हो गई, अब असली पिक्चर समीर वानखेड़े दिखाएंगे। क्या वानखेड़े के तर्कश में कोई बड़ा तीर है? देखिए रिपोर्ट। पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं।
पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। ड्रग्स पर सियासत की पिक्चर तो रिलीज हो गई, लेकिन समीर वानखेड़े ने ड्रग्स पर एक्शन का अब तक सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है। आर्यन केस से हटने के बाद समीर वानखेड़े ने विरोधियों को जवाब दिया। समीर वानखेड़े ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। वानखेड़े किस पिक्चर की बात कर रहे हैं? क्या वानखेड़े उन्हें टारगेट करने वालों को बड़ा जवाब देने वाले हैं? समीर वानखेड़े कंटिन्यूज टू बी जेडी मुंबई। समीर वानखेड़े कंटिन्यूज टू बी जेडी मुंबई। वानखेड़े अभी भी मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और वानखेड़े आसानी से हार नहीं मानने वाले। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। और इन सब के बीच नवाब मलिक सामने आए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर एक बार हमला किया। नवाब मलिक ने ट्वीट किया। क्या कुछ लिखा नवाब मलिक ने ट्वीट में, आइए आपको बताते हैं। नवाब मलिक हर रोज एक हमला कर रहे थे, लेकिन समीर वानखेड़े के आर्यन केस से हटने के बाद नवाब मलिक ने क्या लिखा है देखिए जरा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर अटैक किया। उन्होंने लिखा, देखिए जरा। समीर वानखेड़े पर हमला करते हुए नवाब मलिक ने लिखा, उगाही के लिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया, उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप किया गया, यह लिखा नवाब मलिक ने। इसके बाद फिरौती मांगने की कोशिश हुई, यह लिखा नवाब मलिक ने अपने ट्वीट पर। मैंने इसकी एसआईटी जांच की मांग की है। नवाब मलिक कह रहे हैं अब 2 एसआईटी मामले की जांच कर रही है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पहली महाराष्ट्र की और दूसरी केंद्र की, 2 टीमें जांच कर रही हैं इस मामले की। अब देखना है कौन पहले सच सामने लाता है। यह है नवाब मलिक का ट्वीट। कौन वानखेड़े की कोठरी से कंकाल निकालता है, बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, कौन वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी को बेनकाब करता है। नवाब मलिक ने लिखा, वानखेड़े पहले ही आरोपों को खारिज कर चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि हमेशा की तरह समीर वानखेड़े पर जब जब हमला हुआ, समीर वानखेड़े की पत्नी निकलकर सामने आई है। एक बार फिर समीर वानखेड़े की पत्नी निकलकर सामने आई नवाब मलिक के हमले पर जवाब देने के लिए। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट करते, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने ट्वीट किया। क्या लिख रही हैं समीर वानखेड़े की पत्नी, आइए जल्दी से आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कौन नई टीम जांच करेगी। समीर वानखेड़े की पत्नी लिख रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। नवाब मलिक के ट्वीट के बाद एनसीबी का बयान देख लें, किसी अधिकारी को हटाया नहीं गया है। यह समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट किया। न सिर्फ ट्वीट किया, समीर वानखेड़े की पत्नी ने एनसीबी का वो लेटर भी साझा किया जो एनसीबी ने जारी किया है समीर वानखेड़े पर। देखिए जरा क्या लिखा समीर वानखेड़े की पत्नी ने, उस लेटर को जारी किया। उसमें लिखा क्या, मुंबई जोन के 6 ड्रग्स के मामलों की जांच टीम बदल गई है और खुद वानखेड़े ने इसकी मांग की थी, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ सिंघम का ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका में वानखेड़े ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। खबर को लेकर किसी तरह की गफलत ना हो, इसको लेकर एनसीबी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की। यही वो प्रेस रिलीज है जो समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर साझा की। और इस प्रेस रिलीज में लिखा है, किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है। इसके बाद समीर वानखेड़े की पत्नी ने भी इसे शेयर किया। इसमें लिखा, इस बयान में लिखा गया है, इसमें लिखा क्या है ये आपको बता दूं। इसमें लिखा है, एनसीबी ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। ये लेटर आपके सामने, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लेटर है जो समीर वानखेड़े के हक में है और ये बताता है कि अब तक अफवाह उड़ाई गई। इसमें लिखा है, एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। यह टीम मुंबई जोन से जुड़ी 6 केस की जांच करेगी। इन मामलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, यानी राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल इसके असर है। केस के आगे और पीछे के संबंधों की जांच की जाएगी। किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है। सभी अधिकारियों की मौजूदा भूमिका बनी रहेगी। सभी अधिकारी इस जांच टीम की मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। दरअसल आपको बताऊं, क्रूज केस का
मामला सामने आने के बाद नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन वानखेड़े की पत्नी और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। और एक बार फिर जब वानखेड़े को हटाने की बात सामने आई तो क्रांति वानखेड़े, उनकी जो पत्नी है क्रांति रेडकर, ने पति का साथ दिया और पूरी सच्चाई सबके सामने रखी। साथ ही उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आइए अब आपको बताते हैं कि एनसीबी की नई टीम, यानी वो टीम जो आर्यन केस की जांच करेगी, वो नई टीम पहुंच गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये नई टीम को लीड करने वाले संजय सिंह को आप देख रहे हैं। अब तक समीर वानखेड़े इस टीम को लीड कर रहे थे, खासतौर पे आर्यन केस की जांच कर रहे थे, लेकिन अब इसको लीड करेंगे संजय सिंह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नई टीम की। आइए अब आपको बताते हैं वो कौन से केसेस हैं, वो 6 कौन से बड़े मामले हैं जिसे समीर वानखेड़े अब तक देख रहे थे, और वो मामले अब संजय सिंह देखेंगे। देखिए जरा, वो मामले हैं, दरअसल पहला केस जो समीर वानखेड़े देख रहे थे अब संजय सिंह देखेंगे। पहला केस है क्रूज ड्रग्स केस। 2 अक्टूबर को समंदर में यह सबसे बड़ी रेड हुई थी। जैसा आप जानते हैं आर्यन सहित कई आरोपी को एनसीबी ने पकड़ा था। पहला यह केस जिसकी जांच अब समीर वानखेड़े से लेकर संजय सिंह लीड करेंगे। दूसरा केस देखिए, समीर खान का दूसरा केस है। ये समीर खान कौन है? नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा यह केस है समीर खान का। यह जांच अब संजय सिंह यानी नई टीम करेगी। 8.5 महीने तक नवाब मलिक के दामाद इस मामले में जेल में रहे थे। यह दूसरा केस। तीसरा केस देखिए, यह एक्टर अरमान कोहली को आप देख रहे हैं। अरमान कोहली के जुहू घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। अरमान कोहली जेल में है। यह मामला भी अब नई टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। मोबाइल से मैसेज मिले थे जिसमें ड्रग्स के सबूत थे। तो अरमान कोहली का तीसरा केस हो गया। चौथा केस है मुंब्रा एमडी ड्रग्स केस। 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। लगभग 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। यह केस भी अब नई टीम देखेगी। इसके अलावा जोगेश्वरी चरस केस, 1 किलो चरस जब्त हुई थी, 3 लोग गिरफ्तार हुए थे और एनसीबी ने चरस के साथ मेफेड्रोन जब्त किया था। इसके अलावा डोंगरी ड्रग्स केस, छापेमारी के दौरान करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई थी इसमें। और दाऊद के भाई, जी हां, दाऊद के भाई का करीबी आरिफ इसमें मुख्य आरोपी है। यह केस भी, ये जो 6 केस मैंने आपको बताए, ये नई टीम इन 6 केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। वजह है दाऊद भी इस मामले में शामिल है, दाऊद का भाई। तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, इसलिए इसमें केंद्र की टीम को जोड़ा गया है। वजह यह है समीर वानखेड़े पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि नई टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। नई टीम जो दिल्ली से मुंबई पहुंची है, नई टीम के लीड करने वाले संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए जरा। आर्यन केस की जांच में आएगी तेजी। इंटरनेशनल एंगल तक की होगी जांच। ड्रग्स के जाल में और किस किस का नंबर। मुंबई में ड्रग्स के 6 नए केस में टीम बदले जाने के बाद अब इस केस में और तेजी आएगी। आर्यन खान केस से समेत 5 और केसेस के दस्तावेज अपने हाथ में लेंगे। ये टीम टेक ओवर करेगी जो दिल्ली से आई है, और दिल्ली से आकर टेक ओवर करने के बाद इस केस में जांच और आगे बढ़ाई जाएगी। और संजय सिंह अब इस पूरे टीम को लीड करने वाले हैं। संजय सिंह की अगुवाई में एनसीबी की केंद्रीय टीम 24 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। इस केंद्रीय एसआईटी टीम में संजय सिंह के अलावा 12 और सदस्य हैं जो आर्यन सहित 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच करेंगे। एनसीबी मुख्यालय पहुंचकर इस टीम ने सभी केस की जानकारी ली और अब इसके आधार पर आगे की जांच शुरू होगी। इस मौके पर एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े से भी संजय सिंह की मुलाकात हुई। वहीं संजय सिंह ने साफ किया कि 6 मामलों की जांच उन्हें सौंपी गई है। We have taken over a group of 6 cases. ये डेफिनेटली हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। दरअसल इन 6 केसों में इंटरनेशनल कनेक्शन होने की वजह से एनसीबी की सेंट्रल टीम मामले को ठीक से हैंडल कर सकेगी, क्योंकि एनसीबी ने आर्यन केस में इंटरनेशनल कनेक्शन का दावा किया था। इसके साथ ही एक केस में दाऊद के भाई का करीबी आरोपी है।
अब एनसीबी की नई टीम बेहतर तालमेल के साथ केस की जांच कर सकेगी। इसके साथ ही एनसीबी के डीडीजी भी मुंबई पहुंचने वाले हैं। वो क्रूज केस के मुख्य गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं। इसके साथ ही गोसावी और डिसूजा के साथ प्रभाकर सैल का भी बयान दर्ज हो सकता है। विजिलेंस की टीम अब तक 12 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। और आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं कि समीर वानखेड़े जो अब तक इन 6 केस को लीड कर रहे थे, संजय सिंह कौन है? देखिए जरा, दोनों बड़े अधिकारी, दोनों का जो तजुर्बा है वो देखिए जरा। आपको दिखाने जा रहा हूं, समीर वानखेड़े एक तरफ है, एक तरफ संजय सिंह है। समीर वानखेड़े के बारे में आपको बताऊं, ड्रग्स के मामले के एक्सपर्ट माने जाते हैं समीर वानखेड़े, और यही काबिलियत संजय सिंह की भी है, ड्रग्स के मामले के एक्सपर्ट माने जाते हैं। यह खासियत है इन दोनों बड़े अधिकारियों की। समीर वानखेड़े 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी, IRS अधिकारी 2008 बैच के, और संजय सिंह उनसे भी सीनियर है, 1996 बैच के ओडिशा कैडर के सीनियर IPS अधिकारी हैं संजय सिंह। समीर वानखेड़े इनकम टैक्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट में रह चुके हैं, और संजय सिंह ओडिशा पुलिस में एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं। ये अब इन 6 केस को लीड करेंगे। सोचिए जरा, ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए केस में और ज्यादा नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसके अलावा समीर वानखेड़े NIA में ASP रह चुके हैं, और संजय सिंह ओडिशा पुलिस में IG भी रहे हैं। अब वो लोग समझ ले कि संजय सिंह जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि समीर वानखेड़े से किसी मामले में कम नहीं है जांच को आगे बढ़ाने में। समीर वानखेड़े टैक्स चोरी में 2500, लगभग 2500 लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं एक बार में। संजय सिंह CBI में DG भी रह चुके हैं। अब आप समझिए उनके पद की अहमियत। समीर वानखेड़े अभी NCB के जोनल डायरेक्टर हैं, तो संजय सिंह अभी NCB के ADG ऑपरेशंस हैं। यही संजय सिंह अब 6 मामलों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें आर्यन खान ड्रग्स केस, क्रूज ड्रग्स केस भी शामिल है। तो संजय सिंह अब 6 मामलों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसीलिए समीर वानखेड़े कह रहे हैं पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। सियासी पिक्चर, खींचतान और ड्रग्स को लेकर सियासी लड़ाई लगातार जारी है। नवाब मलिक रोज एक बम फोड़ रहे थे, तो आज बीजेपी के एक नेता अमित मोहित कंबोज सामने आए, और मोहित कंबोज ने एक के बाद एक धमाके किए। क्या कहा, बड़े आरोप लगाए मोहित कंबोज ने, वो आपको सुनवाएंगे। देखिए जरा, मोहित कह रहे हैं इस पूरे मामले में, जैसे नवाब मलिक कह रहे हैं इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता शामिल थे, बीजेपी के नेताओं का हाथ हो सकता है, किरण गोसावी के संबंध रहे, वैसे ही अब मोहित कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एनसीपी के नेता शामिल है। देखिए जरा मोहित कंबोज क्या कह रहे हैं, क्या आरोप नवाब मलिक पर लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता का कहना है ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। जी हां, एक नया नाम सामने आ गया है सुनील पाटिल का। 20 साल से, जी हां, 20 साल से एनसीपी से जुड़ा हुआ है ये सुनील पाटिल। सोचिए जरा, एनसीपी के पाले में अब गेंद आ गई है, एक मंत्री के सिंडिकेट में शामिल है ये पाटिल। ये पाटिल कौन है सोचिए, सुनवाएंगे मोहित कंबोज ने क्या कहा। मोहित कंबोज का कहना है कि सुनील पाटिल ने, ये जो किरण गोसावी है जिसने आर्यन के साथ सेल्फी ली, इस पाटिल ने गोसावी के जरिए पूरी साजिश रची। पाटिल ने क्या किया कि 1 अक्टूबर को सैम डिसूजा का नाम सुना होगा जिससे गोसावी फोन पर बात कर रहा था, 1 अक्टूबर को ही किरण गोसावी को फोन कर दिया। डिसूजा ने गोसावी को एनसीबी अफसर से मिलवा दिया और एनसीपी की साजिश में शामिल है किरण गोसावी, यानी पूरी कहानी अब उलट गई। अब तक बीजेपी के नेता से गोसावी के संबंध का आरोप था, अब मोहित कंबोज का कहना है गोसावी का संबंध तो बीजेपी नहीं एनसीपी के नेता से। कल पूरे मामले पर खुलासा करूंगा, बड़ा खुलासा करूंगा, यह कहना है मोहित कंबोज का। और नवाब मलिक भी ये कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, मोहित कंबोज का कहना है। अब दूर मत जाइए जरा, आइए अब आपको सुनवा देता हूं एक बार इस बीजेपी नेता ने नवाब मलिक पर क्या आरोप लगाए, सुनिए जरा। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है। ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम
एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है। तो मोहित कंबोज ने एनसीपी के नेता पर आरोप लगाया। अब देखिए जरा, ट्विटर पर दोनों के बीच वॉर चल रहा है, नवाब मलिक बनाम मोहित कंबोज। देखिए जरा, अब आपको दिखाने जा रहा हूं, एक तरफ नवाब मलिक ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहित कंबोज, ये बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहा है। देखिए जरा नवाब मलिक क्या लिख रहे हैं। नवाब मलिक लिख रहे हैं, होटल द ललित में छिपे हैं कई राज, मिलते हैं रविवार को। ये नवाब मलिक ने लिखा। मोहित कंबोज ने उसके जवाब में क्या लिखा? द ललित का सच है शबाब, कबाब और नवाब। यह लिखा मोहित कंबोज ने। नवाब मलिक ने लिखा पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है, उस पर मोहित कंबोज ने लिखा पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। यह ट्विटर वॉर चल रहा है दोनों नेताओं के बीच। मोहित ने आगे लिखा, क्या सुनील पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सचिन वाजे है? क्या एनसीपी का सचिन वाजे है? यह कह रहे हैं मोहित कंबोज। नवाब मलिक ने लिखा आर्यन सहित 6 केस से वानखेड़े हटा दिए गए। इसके जवाब में मोहित ने लिखा मियां को मिली 2 मिनट की खुशी, यानी नवाब मलिक पर हमला करते हुए कहा यह आपको 2 मिनट की खुशी मिली है। नवाब मलिक ने आगे ट्वीट किया, मेरे दामाद समीर को गलत तरीके से फंसाया गया। इस पर मोहित कंबोज ने लिखा समीर खान तो अब गया, यानी जो इन्वेस्टिगेशन की नई टीम आ गई है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, तो नवाब मलिक के बयान दामाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नवाब मलिक ने लिखा वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के सदस्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी मोहित कंबोज को नवाब मलिक ने वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का सदस्य बताया। नवाब मलिक ने लिखा सच्चाई से ध्यान हटाने की असफल कोशिश की गई। इसके जवाब में नवाब मलिक ने आगे लिखा है, देखिए जरा, नवाब मलिक लिख रहे हैं कल, यानी कल रविवार को, कल सच का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं इस वक्त। इस पर मोहित कंबोज ने लिखा अब नए अधिकारी का भी दिखाएंगे, अब नए अधिकारी भी काम दिखाएंगे आपको, यानी जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई है अब ये इन्वेस्टिगेट करेगी। उन्होंने लिखा क्या, यानी मोहित कंबोज लिख रहे हैं, जैसे नवाब मलिक ने कहा रविवार को खुलासा करूंगा, तो मोहित कंबोज लिख रहे हैं क्या नए अधिकारी का भी दिखाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। मोहित कंबोज ने पलट करके यह हमला किया है नवाब मलिक पर। तो ये जो लड़ाई है ये और आगे बढ़ती जा रही है। नवाब मलिक कह रहे हैं रविवार को कोई और बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। नवाब मलिक के पास क्या वाकई कोई बम है? क्योंकि इससे पहले खुद कह चुके हैं फडणवीस, खुद कह चुके हैं नारायण राणे कि उनके पास भी बम है। तो कौन कितना बड़ा बम लेकर सामने आएगा, कल ये तस्वीर साफ होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं वसूली कांड और मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। वसूली का खेल और देशमुख को जेल। बड़ी खबर यह है कि अब जेल में रात बीतेगी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। पूरी दिवाली में वो रिमांड पर थे और आज जेल जाना होगा। जरा रिपोर्ट देखिए। वसूली कांड में नप गए अनिल देशमुख। पूर्व गृह मंत्री को 14 दिन की जेल। देशमुख को अब जेल में रहना होगा। वाजे और परमवीर के साथ वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जेल की कोठरी में रहेंगे और जेल का खाना भी खाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। जिसके बाद अनिल देशमुख को जेल ले जाया जाएगा। जेल में अनिल देशमुख को 1 हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद उन्हें जेल की बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक इस दौरान देशमुख को किसी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। देशमुख को जेल का ही खाना दिया जाएगा। अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 1 नवंबर को 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें 6 नवंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया था। आज देशमुख की कस्टडी खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, नॉर्मली 24 घंटे के भीतर खत्म होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए हैं, मगर इनको कैजुअली यूज़ किया जा रहा है। तो कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज उनकी ईडी रिमांड की जो प्रेयर थी वो रिजेक्ट कर दी है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लगभग 5 बार अनिल देशमुख को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हर बार देशमुख का वकील ही ईडी के सामने पहुंचा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल ले जाया गया और अगली बड़ी खबर यह है कि दंगल में योगी और टेंशन में विरोधी। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश पहले कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी योगी उत्तर प्रदेश की महाभारत में और दंगल में खम ठोकेंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना। यूपी के रण में योगी की यलगार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी का दंगल लड़ेंगे योगी। आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। अखिलेश डाल चुके हैं हथियार। मायावती के मैदान में उतरने पर सस्पेंस। क्या प्रियंका लड़ेंगी चुनाव? उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी बनाम विरोधी होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया। योगी जब खुद चुनावी महाभारत में उतरेंगे तो विरोधियों के पसीने छूटने तय हैं। योगी ने गोरखपुर में कहा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव में खुद के लड़ने को लेकर योगी ने पहली बार कोई टिप्पणी की है। योगी के इस ऐलानिया के बाद विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। विपक्ष के बड़े नेताओं का चुनाव न लड़ना योगी को वॉकओवर होगा। आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई? आप क्या कह रहे हो? तो सुना आपने अखिलेश यादव को, खुद तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं बाबा को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनके जाने का वक्त आ गया। बहरहाल आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिर कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या संभावना है, समीकरण क्या हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हालात क्या कहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? राम की नगरी से क्या चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? एक विकल्प उनके पास ये है। अगला विकल्प है, क्या योगी आदित्यनाथ काशी से, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सांसद हैं? क्या योगी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? गोरखपुर जो खुद योगी का गृह राज्य है, क्या अपने गढ़ से योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब तक यहीं से सांसद रहे। क्या कृष्ण की नगरी मथुरा को चुनेंगे योगी? मथुरा से क्या चुनाव लड़ेंगे योगी? ये वो शहर हो सकते हैं जहां से योगी चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल ये तो हमारे आकलन और कयास हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं? योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, अब उन्हें सुनिए जरा। और अगर आपको चीफ मिनिस्टर आप बिना चुनाव लड़े बन गए तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारे गोरखपुर से वो चुनाव लड़ें। योगी जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनको वोट बैंक की ज़रूरत नहीं है, जो समुदाय की, उनको किसी समुदाय की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि उनकी सरकार ने इतने काम कराए हैं। वो जहाँ भी जाएंगे उनको जीतना उनका तय है। अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ से चुनाव कानपुर से लड़ते हैं तो यहाँ का चतुर्मुखी विकास होगा, ये हमारी अपनी भावना है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात कहें तो वो
ऑल इंडिया में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव को जीतेंगे ज़रूर। उनके लिए तो पूरे प्रदेश में कहीं से भी लड़ लेंगे तो उनके लिए पूर्ण बहुमत से जो है उनको जिताया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा से आपको सीट से जिताया जा सकता है। योगी जी का चुनाव लड़ना जायज़ है और योगी जी सीएम हैं और सीएम रहेंगे। फैजाबाद अगर अयोध्या की धरती से लड़ते हैं तो उनका हम लोग तहे दिल से वैसे भी आभार करते हैं। और योगी जी को जीतना जायज़ है और योगी जी अगर वहाँ पे भी रहेंगे उनके नाम से यहाँ वोट पड़ता रहेगा, उनको कोई हरा नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। पर मुझे लगता है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे नहीं। जो राजनीतिक समस्याएं अगर की जाएं, विश्लेषण किया जाए, विशेषज्ञों की माने तो योगी जी अपने परंपरागत उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहेंगे जहां से वो चुनाव लड़ते थे और मुझे लगता है वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या ऐसे जगह पर उनको लड़ना भी चाहिए। अयोध्या को वो एकदम नई दिशा दे रहे हैं और वो परम भक्त व्यक्ति हैं, संत हैं और संतों को ये संतों का ही ये अयोध्या है। तो ये तो मुख्यमंत्री भी हो जाए ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। यूपी के लोगों को आपने सुन लिया, वो क्या चाहते हैं कि योगी को कहां से लड़ना चाहिए चुनाव। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं 2017 की जरा शक्लो सूरत देख लीजिए नतीजों की। 2017 के चुनाव परिणाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बीजेपी को 325 सीटें मिली, बीजेपी और सहयोगियों को मिलाकर। समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, बीएसपी को 19 और कांग्रेस के खाते में आई थी 7 सीट। यह है रिपोर्ट कार्ड 5 साल लगभग पहले का। आइए अब आपको बताता हूं कि योगी कहां से लड़ेंगे चुनाव तो उसका असर क्या होगा। यानी अयोध्या से लड़ेंगे तो क्या असर होगा, मथुरा से लड़ेंगे तो क्या असर होगा और काशी से लड़ेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने खुद ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। न केवल अपने विरोधियों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है बल्कि उनकी सियासत की हवा भी निकाल दी। जी हां, विपक्ष बार बार योगी पर हमले कर यह माहौल बनाने में लगा था कि जब योगी खुद चुनाव मैदान से भाग रहे हैं तो भला उनकी पार्टी कैसे जीतेगी। विपक्ष ऐसे हमले एक बार नहीं बल्कि बार बार कर रहा था ताकि चुनावी हवा योगी के खिलाफ बने और उन्हें दोबारा सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन योगी ने आज नहले पर दहला चल दिया और विपक्ष की सारी तिकड़मबाजी की हवा निकाल दी। योगी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल है कि आखिर योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। कयास इस बात के हैं कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या से हिंदू जनता और धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा है। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होना बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ऐसे में योगी का यहां से चुनाव लड़ने का असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, यह बड़ी बात है। अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयासों के पीछे बड़ी वजह में से एक यह तस्वीर भी है जो इस बात का संकेत देती है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। यह दीपावली के मौके पर अयोध्या की तस्वीर है जब यहां दीपोत्सव मनाया गया और रिकॉर्ड दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। अयोध्या में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस मौके पर योगी ने मीडिया में बयान देकर इन कयासों को हवा दे दी। उन्होंने कहा, अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन वैश्विक मंच पर छा गया है। दिवाली तो हमारे आने के पहले से भी मनाई जाती रही है, लेकिन ऐसी दिवाली शायद ही मनती थी। खबर है कि योगी मथुरा सीट से भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अयोध्या की तरह मथुरा से भी हिंदुओं का भावनात्मक लगाव है, कृष्ण की नगरी है और अयोध्या की तरह कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए भी बीजेपी आवाज उठाती रही है। योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी समर्थकों में यह सीधा सीधा संदेश जाएगा कि बीजेपी के एजेंडे में आज भी मथुरा का मुद्दा है। यूपी में हिंदुओं के लिए तीसरी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र अगर कुछ है तो वो काशी है। अयोध्या और मथुरा की तरह काशी भी बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील मुद्दा भी है काशी, जिसे बीजेपी को छोड़कर बाकी दल अनदेखी करते रहे। ऐसे में योगी अगर काशी से मैदान में उतरते हैं तो यूपी में माहौल बदला बदला होगा और योगी को हराने के लिए विपक्ष को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। वैसे चर्चा गोरखपुर भी खूब हो रही है गोरखपुर से कि गोरखपुर से योगी 5 बार सांसद रहे हैं। यहां से योगी जब मैदान में होते हैं तो विपक्ष के दिग्गज नेताओं के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। इस बीच योगी ने चुनाव लड़ने का जो ताजा बयान दिया है वो गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से बात करते हुए दिया और इसलिए गोरखपुर को लेकर चर्चा का बाजार ज्यादा गर्म है। तो योगी कहां से लड़ेंगे तस्वीर जल्दी साफ होगी, लेकिन योगी ये कह चुके हैं वो चुनाव तो लड़ेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही।
अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।